हाजिर हुआ हूँ। साथियों, सबसे पहले इस विषय में मेरा निवेदन ये है कि आज के संवाद में जो प्रश्न उठाए जाएंगे, कृपया इनको किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत लेने की आवश्यकता नहीं है। जो समाज का हमारा परिदृश्य बन चुका है और जिन परिस्थितियों से मेरा समाज जूझ रहा है, उनको लेकर के एक समाज के आम नागरिक की ये व्यथाएं हैं और एक अपना रोष प्रकट है। अमूमन समाज का हर नागरिक ये सवाल उठाता है, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म और एक सही माध्यम न मिलने की वजह से उन चीज़ों को नहीं कह पाता है। आमतौर पे हम सभी लोगों से ये बातें सुनते हैं। पिछले महीने यानी अभी जो जून चल रहा है, जून के महीने में राज्य स्तर पे संत कबीरदास जयंती का आयोजन किया गया और इसके बाद से हम देख रहे हैं कि कोई गांव, कस्बा, जिला बड़े स्तर पे जयंतियां मनाई जा रही है। साथियों, एक सामान्य नागरिक का ये सवाल आता है कि इसमें राज्य स्तर की जयंती जो मनाई गई, इसमें तो चलो कोई बात नहीं, पैसा सरकार का लगा है, लेकिन जो छोटे मोहल्ले, कस्बों से लेकर के बड़े बड़े शहरों में जो जयंतियां मनाई जा रही है, इन सारी जयंतियों में ये पैसा, ऊर्जा और समय किसका लग रहा है? निसंदेह हमारे समाज का लग रहा है। तो एक सवाल ये उठता है कि इन जयंतियों से हम प्राप्त क्या कर पा रहे हैं? क्या हमारे समाज की संत कबीरदास जी में इतनी ज्यादा आस्था है कि हमें इतनी ज्यादा जयंतियां मनानी पड़ रही हैं? क्या संत कबीरदास जी हमारे समाज से इतने ज्यादा नाराज चल रहे हैं कि उन्हें हर गली, मोहल्ले, कस्बे स्तर पे उनको मनाने के लिए जयंतियों का आयोजन किया जा रहा है? या इन जयंतियों का कोई ऐसा जन जागृति का संदेश समाज में फैलाया जा रहा है जिससे समाज में नई चेतना का संचार हो रहा है? या शिक्षा और रोजगार को लेकर के इन जयंतियों के माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा है? आम सब देखते हैं कि ये जो सभी सवाल हैं, इन सभी सवालों का आपके दिमाग में भी प्रश्न उठता है। एक आदमी एक जयंती में जाता है, फिर दूसरी जयंती में जाता है, फिर तीसरी जयंती में जाता है, फिर चौथी जयंती में जाता है। नतीजा यही है कि यही हमारे समाज के लोग हैं, यही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जून की तपती गर्मी के अंदर पूरे समाज को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि इनका आउटपुट क्या है? ऐसा कौन सा एजेंडा आप लेके चले और कौन सा एजेंडा आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हमने इस जयंती से ये पा लिया? साथियों, फिर मैं सवाल दोहराता हूं कि क्या हमारी संत कबीरदास जी में इतनी अधिक आस्था हो चुकी है कि हम इतने उत्साह के साथ उनकी जयंतियां मना रहे हैं? साथियों, हमने बहुत सारी जयंतियां देखी हैं। जितनी भी जयंतियों के अंदर जो कबीर पंथ जी का जो स्वरूप रहता है, किसी भी जयंती के आयोजन के अवसर पर हमने जैसे गुरबाणी का पाठ होता है, जैसे संतों की वाणियों के ऊपर विचार होता है, पूरे कार्यक्रम का 10% हिस्सा भी उस भाग पे नहीं दिया जाता। कबीरदास जी की वाणियां, जो साखियां, जो बीजक जो कबीरदास जी के बहुत उच्चतम स्तर के हैं, उनके ऊपर कोई प्रकाश नहीं होता है। पूरा पूरा जोर, मंत्र, माला, भाषण, पद, आसन, जो इनका एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को लेकर के और उसकी जो उपलब्धियों से लेकर के और जो संसाधन सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उन संसाधनों का कितना सदुपयोग इनमें हो पा रहा है? साथियों, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद हिसार जिले से संबंध रखता हूं। मेरे समय में भी वहां एक नामी ग्रामी संस्था चल रही है। सिरसा में भी नामी ग्रामी संस्था है। किस्मत से इन दोनों शहरों से मेरा वास्ता रहा है। समाज के किसी बाहर के बच्चे के लिए, जो बाहर से बच्चा पढ़ने आता है, जिसके नाम पे ये संस्थाएं मांगी जाती हैं, समाज के किसी बच्चे को ये संस्थाएं कभी उस ढंग से काम नहीं आई। और अगर इनकी ग्राउंड रियलिटी आप लेना चाहो तो समाज के किसी भी आदमी से इन संस्थाओं के बारे में पूछ लीजिए। समाज का आम आदमी बहुत ज्यादा व्यथित, दुखी और बहुत ही ज्यादा मन कचोटने वाली बात करता है। कारण क्या है कि इन संस्थाओं की उन तक वो पहुंच नहीं है जिनका वादा किया जाता है। जब जयंतियां आती हैं तो जिस प्रकार से उनको उकसाया जाता है भीड़ में लाने के लिए, उनको समाज के नाम पे बहुत ज्यादा उद्वेलित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि आप आइए, वो अपनी ड्यूटी करता है। लेकिन जो समाज का शिक्षित, पढ़ा लिखा और जिसके पास थोड़ा सा संसाधन है, वो आदमी वर्ष के 11 महीने किसी को कोई नहीं पूछता। वो क्या कर रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके लिए कोई प्लान उसके पास नहीं होता है। मेरा ये कहना नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जब सबका लक्ष्य एक है, जब इनके महापुरुष एक हैं,
जब ये संत कबीरदास जी का नाम लेकर के जो संस्थाएं चल रही है, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है कि इनको अनेकों संगठन बनाने पड़ते हैं। आज भी हम देखते हैं भारत में अनेकों समाजों के संस्थान, बड़े बड़े संगठन है, संस्थाएं हैं, एकीकृत रूप से काम कर रही है। ऐसा क्या कारण है आप लोगों के अंदर कि आप एक संगठन के तौर पे काम नहीं कर सकते? आपका एक संगठन, साथियों मैंने एक चीज देखी, जो ये आज आदत पड़ी है, कोई भी संगठन वाला व्यक्ति होता है वो नाम के आगे लगा देता है प्रदेशाध्यक्ष, महासचिव, प्रदेश महासचिव। क्या आप ये जानते हैं कि प्रदेशाध्यक्ष लगाने के लिए एक संस्था की क्या योग्यता होनी चाहिए? इट मीन्स वो ब्रांच आपकी पूरे हरियाणा में है। अब साथियों बात करते हैं संत कबीरदास जी की। संत कबीरदास जी की अपनी वाणी के अनुसार, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जब संत महात्मा की कोई जाति नहीं है, मेरे समाज के साथ ये उपहास क्यों किया जा रहा है? 1974 में पहली बार मेरे समाज के द्वारा कबीर जयंती मनाई गई। मैं पुनः बार बार समाज के लोगों से विनती करता हूं, हम कबीरपंथी नहीं हैं, मेरा समाज कबीरपंथी नहीं है। मेरे समाज की इतिहास, मेरे समाज की जड़ें बहुत पुरानी हैं और संत कबीरदास जी से 1974 से पहले हरियाणा के धानक समाज का कोई संबंध नहीं पाया जाता। यदि कोई भी बौद्धिक व्यक्ति ये दावा करता है कि हमारा कबीरदास जी से संबंध सैकड़ों वर्ष पुराना है, तो एक बौद्धिकता के नाते ये चीजें पटल पे रखी जानी चाहिए। इसी के साथ जो है हरियाणा के साथ लगते क्षेत्र पंजाब में ये जयंती मनाई जाती है। साथियों, केवल एक महापुरुष को एक जाति से जोड़ देना, ये केवल उनके विचारों की अवहेलना नहीं है, उस महापुरुष की भी अवहेलना है। हमारा आदर्श, हमारा आध्यात्मिक गुरु कोई भी हो सकता है, किसी भी समाज का कभी भी एक गुरु नहीं होता है। तो मेरे समाज का केवल एकमात्र गुरु और मेरे इस समाज की ये पूरी तरह पहचान, यानी कि मैं ये बार बार कहता हूं कि इस नाम के कारण मेरे समाज की पहचान तक को खतरा है, क्योंकि मेरे समाज को कबीरपंथी से जोड़ने का मतलब है मेरी मूल आइडेंटिटी, जो मेरा मुख्य समाज है, उसकी आइडेंटिटी का लोप कर देना। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे अनेक महापुरुष सम्मानित हैं, जिनमें से हम बहुतों को मानते हैं। धानका समुदाय के, धानक समाज के अनेक देवी देवता, अनेक महापुरुष, अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन ये जबरदस्ती केवल इस पूरे समाज को अन्य समाजों के बारे में सामने ये बताना कि ये कबीरपंथी है, ये समाज के साथ अन्याय है। क्योंकि कबीर जी का धानक समाज से ना राजनीतिक, ना ऐतिहासिक, ना सांस्कृतिक, ना सामाजिक किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हमारे गुरु अनेक हो सकते हैं, हमारे समाज के आदमियों के आध्यात्मिक आदर्श अनेकों व्यक्ति हैं, लेकिन इस समाज को केवल कबीरदास जी से जोड़ना ये समाज के साथ अन्याय है। इस शिक्षाएं और उनके द्वारा जो सदुखड़ी भाषा में जितना सख्त और सीधा ज्ञान दिया जाता है वो हम सबके सामने है। कबीरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश प्रांत के एक जुलाहा परिवार में हुआ था और ये मैं बार बार कहता हूं, हमारी संस्था के द्वारा बार बार बताया जा चुका है कि इस समुदाय का केवल एक कोई व्यवसाय नहीं होने के कारण, केवल हमारे समुदाय के कुछ एरियाज में समाज के लोगों द्वारा जुलाहे का काम करने के कारण अपने आप को उससे जोड़ लेना, ये एक सामान्य जन की नादानी हो सकती है। लेकिन जो आदमी शिक्षित है, जो आदमी संगठित है, जो आदमी आध्यात्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि जुलाहा में और हमारे धानक समाज में क्या अंतर है। जुलाहा एक सम्मानित समाज है जैसे कि हमारा धानक समाज है। तो अब ये बताइए, जब कबीरदास जी के प्रति इतना जुनून हमारे समाज में पिछले 40 साल से चल रहा है, क्या कोई संस्था ये आकलन करके बता सकती है कि हमारे समाज की कितने प्रतिशत, केवल संस्थाएं ही लगा लो, कितने प्रतिशत संस्थाएं हमारे समाज की कबीरदास जी की शिक्षाओं को अपने आचरण में लाती है? क्या इन संस्थाओं के जो कबीरदास की जयंतियां मनाने वाले लोग हैं, क्या इनमें से लोग शाकाहारी हैं? कितने प्रतिशत लोग इनके अंदर सत्संगी हैं या कबीर धारा को फॉलो करते हैं? कितने प्रतिशत लोग उनकी शिक्षाओं के अनुरूप उनके अनुयायी हैं? या जब उनकी शिक्षाओं की अवहेलना है,
तो फिर ये संप्रदाय, ये समाज, ये इन समाज के गुरु कैसे हुए? जब गुरु की अवज्ञा है तो फिर समाज का कल्याण कैसे होगा? साथियों, अब बात आती है कबीर जी के सिद्धांतों के पालन करने की। आज जितनी संस्थाएं चल रही हैं, सबका एक ही पैटर्न है। कबीर जी की मूर्ति की स्थापना, फिर उनके आश्रम की स्थापना, उनमें वही पूजा पाठ करना जिनके कबीर जी जीवन भर विरोधी थे। संत कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का घनघोर खंडन किया, अनेक पाखंडों का पर्दाफाश किया। पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, तातो तो चक्की बली पीस खाए संसार। उन्हीं महापुरुष की मूर्तियां बना करके टिका देना और उनकी पूजा अर्चना, उनके सामने सारा का सारा पाखंड करना जिनके कबीर जी जीवन भर विरोधी रहे। एक एक ऐसी मान्यताओं के प्रति उन्होंने उद्घोष किया। इवन अपना जीवन का त्याग भी उस जगह पे किया जहाँ की मान्यता थी कि यहाँ पे जाने पर आदमी नरक में जाता है। मगर में प्राण इसी वजह से त्यागे, नहीं तो वे काशी के वासी थे। इतने क्रांतिकारी आदमी के पीछे मानने की शिक्षाओं की अवहेलना फिर इस समाज का आचरण में कैसे लाई जाएंगी? तो साथियों, उन्हीं व्यक्ति की मूर्ति बना के रख दी, उन्हीं को जो है पूजना शुरू कर दिया, उन्हीं के नाम का संप्रदाय चला दिया। इससे बड़ा पाखंड और क्या होगा? आमतौर पे हम देखते हैं जब भी कबीर जयंती मनाई जाती है, हमारी संस्थाओं के बड़े बड़े अध्यक्ष, बड़े बड़े प्रधान, बोलने में केवल एक नाम आ जाता है, सत साहेब, जय कबीर। कितने लोग, मैं भी समाज में कई सालों से घूम रहा हूं, मुझे आज तक गिने चुने 5 आदमी नहीं मिले हैं जो वास्तव में कबीर जी को फॉलो करते हैं। मैंने बड़े बड़े प्रधानों को कबीर जी का मौलिक 1-2 हाथ सुनाने में भी असमर्थ पाया गया है। कबीर जी की भाषा सदुकड़ी थी। जिस प्रचलित 2-4 दोहों को जो किसी गायकार ने गाए हैं, वही दोहों को गा गा करके जनता को उबाया जाता है। एक नई बात कबीर जी के बारे में, जो कबीर जी के बीजक हैं, ओरिजिनल जो लिखे हुए हैं, जिनको कहा जाता है कि कबीर की साखियां हैं, जो बहुत ही गहरे स्तर के जो उनके भजन शब्द हैं, जो उनकी शब्द सुरती है, उनके बारे में जो ये प्रधान, जो ये संस्थाएं बनी घूम रही हैं, कुछ भी नहीं किया गया है। कबीर जी जब अपने, इनको इतना बड़ा आदर्श माना जाता है, कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने कबीर जी के ऊपर ऑथेंटिक अपना कोई प्रकाशन कार्य किया है? कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने समाज के बच्चों की उच्च स्तर की शिक्षा, पीएचडी या अन्य प्रकार के कोई शोध कार्य इन संस्थाओं ने किए हैं? या कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने कबीर जी के नाम पे उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में, उनके जो प्रकाशन कार्य, उनकी वाणियों के प्रकाशन में कोई काम किया है? इन प्रकार के सब कार्य नदार्द पाए जाते हैं। इसका कारण केवल एक ही है कि ये सब कार्य कबीर जी का मुखौटा यूज करके केवल निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कबीर जी का नाम लिया जाता है। हम नहीं मानते कि कबीर जी से हमारा कोई संबंध है सामाजिक रूप से, लेकिन यदि आपने 1974 में ये मान ही लिया होता, मन से अपनाई होती ये चीजें, तो आज समाज का 10, 15, 20% हिस्सा उस प्रकार का दिखता और सारे साल जो है पूरे वर्ष समाज में ये दिखता कि हाँ, ये कबीर के अनुयायी हैं। केवल जून में कबीर जी की याद आती है, इसके बाद पूरे 11 महीने के लिए मूर्तियां, आश्रम, राजनीतिक कार्य की गतिविधि। अब सवाल आता है कि ये जो सब आयोजन किए जाते हैं, ये सब जो जयंतियां मनाई जाती हैं, आयोजन किए जाते हैं, इनको मनाने वाले, इनके अगुआ महानुभवी कौन है? साथियों, इनमें से ज्यादातर आप सर्वे देखेंगे, समाज में जब शिक्षा आई 1960-70 के दशक में, थोड़ी सी चेतना समाज के अंदर शिक्षा को लेकर के आई। उस चेतना के फलस्वरूप थोड़ी बहुत शिक्षा पाने वाले, और हरियाणा में जिस प्रकार का पैटर्न पहले होता था, राजनीतिक संरक्षण से, राजनीतिक सिफारिशों से नौकरियां लगे हुए, और जो जिंदगी भर नौकरी की और उस आए पैसे से रिटायरमेंट के आसपास आकर के ये मान लेना कि अब हमें अगला स्टेप चलना चाहिए कि अब हम राजनेता बनेंगे, अब हमें समाज के नाम पे राजनीति करनी है। ज्यादातर वही साथी इन रैलियों के अगुवा पाए जाते हैं। और साथियों, मैं कृपया कोई भी आदमी इसको वैसे ना लें, केवल वही आदमी इसको अपने पे ले जिस पे ये चीजें फॉलो होती हैं। समाज में बहुत सारे अच्छे आदमी हैं जिन्होंने जी जान से परिश्रम करके इस समाज का नाम रोशन किया है।
मेरी बातें केवल उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने समाज के नाम पर समाज के लिए कुछ नहीं किया, केवल संस्थाएं बनाई और समाज अपने नाम के साथ साथ समाज का नाम भी खराब किया है। तो इनमें ज्यादातर वे सारे साथी हैं जो बिल्कुल सामाजिक रूप से कटे हुए हैं, जिन्होंने पूरी नौकरी के दौरान कभी समाज का नाम नहीं लिया, समाज के आदमी तक को पहचानने से इनकार कर दिया, अच्छे पदों पर रहने के बावजूद भी कभी समाज में नहीं आए, लेकिन जब सेवानिवृत्ति का समय आ गया तो फिर ये राजनीति में आने के इच्छुक हो गए। समाज नादान है, समाज गरीब है, समाज में अशिक्षा ज्यादा है, भोला समाज है। केवल उनको समाज के नाम पे उकसा करके, बहका करके और उद्वेलित करके उनको समाज के एक झंडे के नीचे ला करके केवल अपने हितों की पूर्ति करने के लिए ये सारा किया जाता है। मैं ऐसे सैकड़ों आदमियों को जानता हूं जिन्होंने हमारे समाज के किसी निर्धन गरीब परिवार को देखने तक से मना किया हुआ है, लेकिन जब नेता बन गए तो इस समाज के आदमियों को बरगलाने में सफल हो गए और नेता भी बने। कारण यही है, जब ये नेता बन जाते हैं तब इन्हें समाज की कभी याद नहीं आती है। उस समय इन्हें समाज के आम आदमी से दुर्गंध आने लगती है। कारण यही है कि जब बाद में जब समाज में आते हैं तो समाज में हमारे राजनेताओं को लेकर के, समाज के राजनेताओं को लेकर के इतनी नकारात्मकता मिलती है। ऐसा नहीं है समाज का आदमी साथ नहीं देता है, समाज का आमजन बहुत साथ देता है, पैसा भी देता है, सहयोग भी देता है, लेकिन बदले में जो उसके है उसको रिटर्न में केवल धोखा, हर बार अफसोस, पछतावा और नकारात्मकता ही मिलती है। साथियों, अब बात आती है इन सब समस्याओं का निराकरण क्या है, इन सब समस्याओं का समाधान क्या है। साथियों, हम बार बार बता चुके हैं, इस समाज की सही स्थिति, सही जनसांख्यिकी, इस समाज का इतिहास, इस समाज की संस्कृति, इस समाज के सामाजिक रीति रिवाज, नियम और इस समाज की बसासत, ये सब हम दिन प्रतिदिन आप सबके सामने रखते जा रहे हैं। तो इस समाज का सही, अगर संस्थाएं, देखो संस्था होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, आपने संस्था खड़ी की है ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस संस्था का लक्ष्य समाज कल्याण यदि है तो मेरे विचार से तो कम से कम ये होना चाहिए कि छोटा सा हमारा समुदाय है, कम से कम एकीकृत रूप से एक संगठन का निर्माण किया जा सकता है जो केंद्रीय रूप से हो, जिसमें सारे हरियाणा के जहां जहां भी प्रतिनिधि हैं वो बड़े स्तर पे इसको बनाया जा सकता है। और एक एकीकृत जो संगठन है, इसका निर्माण जो करने के बाद जो समाज का सही स्वरूप है वो सरकार के सामने रखा जाना चाहिए। अब बात आती है समाज का सही स्वरूप क्या है। रोक देगा। सभी संस्थाओं के विषय में ये सब कहने का तात्पर्य केवल एक ही है कि जिस प्रकार की नकारात्मकता का प्रचार, नेगेटिविटी का प्रचार प्रसार मेरे समाज में देखने को मिल रहा है, संस्थाएं इस समाज की अगुवा होने के नाते कम से कम एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे इनको आना चाहिए और समाज को लेकर के एक ऐसी रूपरेखा बनानी चाहिए जिससे इस समाज का कल्याण हो। साथियों, ये समाज बहुत ज़्यादा अशिक्षित और इसमें पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। इस समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार उतना नहीं है, इसलिए इन संस्थाओं की राजनीतिक उठापटक को लेकर के, राजनीतिक गतिशीलता को देख करके एक समाज के सजग नागरिक को ये चिंता होती है कि इन सबके बीच में हमारे समाज का जो कल्याण का जो विजन है वो हर जगह से नदारद पाया जाता है। हमारे केंद्र में केवल इस समाज का कल्याण होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से एक आदमी जो सरकारी नौकरी करता हुआ रिटायर हो चुका है, जिसके पास संसाधन हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि उसका जीवन धन्य हो चुका है, लेकिन अपने इन संसाधनों का दुरुपयोग वो समाज के विनाश के लिए न लेकर के आए। इस समाज की स्थिति जो भी पढ़ा लिखा आदमी इस समाज का, वो डॉक्यूमेंट्स में देख सकता है और नहीं तो अपने आसपास की रिश्तेदारी में, अपने गांव में जाके देख सकता है। 99% से ज़्यादा लोग इस समाज के गरीब हैं। 1% केवल इस समाज का, हरियाणा के धानक समाज की मैं बात कर रहा हूँ, 1% से कम आदमी इसमें सरकारी नौकरी वाले हैं और 1% के लगभग ही मान लो प्राइवेट वाले, अपना कारोबार वाले। 98% लोग की क्या स्थिति है। इन संस्थाओं को, इन साथियों को जाके जरूर देखना चाहिए, इनके कल्याण के लिए, इनके गरीब बच्चों के लिए, ताकि ये भी मुख्य धारा में आ सके। इनके कल्याण के लिए विजन होना चाहिए जो कि पूरे साल चलता रहना चाहिए। केवल साल में एक बार समाज के आदमी से दान चंदा लेकर के उसे गर्मी की, जून की दोपहरी में
रैलियों के अंदर बुला करके नारे लगाते हुए, जयंतियां मनाते हुए केवल उसका दोहन करना, ये एक सामाजिक रूप से अन्याय है। समाज में जो इसकी गरीबी है, बेरोजगारी और पिछड़ापन है, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो कि इसका मूल हक है, जो इस समाज की मूल पहचान है, उसको लेकर के हमारे कई साथियों ने बहुत समय से ये मांग कर रहे हैं और पहले भी ये मांग उठी थी। इस समाज का हक यदि बनता है तो इस समाज का जो मूल जो चरित्र है वो इसका ट्राइबल नेचर है, जो कि हमें दिया जाना चाहिए। हमारी सभी संस्थाओं को भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि यदि इस समाज को ट्राइबल घोषित किया जाता है तो इस समाज के कल्याण का मार्ग पूरी तरह से खुल जाएगा। ये समाज बहुत संख्या वाला समाज है और ये केवल कोई इस प्रकार का एक केवल दावा नहीं है, ये एक समाज की हकीकत है कि समाज की मूल पहचान जो कि ट्राइबल थी और उस पहचान को धूमिल करने में हमारी संस्थाएं और हमारे व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। 1974 में हमारे पड़ोसी राज्य में धानक समुदाय को धानका जनजाति में शामिल किया गया था, लेकिन उसके ठीक 2 वर्ष बाद हमारे जो लोग हैं पूरे राज्य स्तर पे कबीर जयंतियां मनाने में लगे हुए थे। साथियों, एक महापुरुष के पीछे एक जाति का स्वरूप बदल देना आने वाले समाज में, आने वाले समय में इस समाज का विलोप कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं ये हमारा हक है और ये आपकी आत्मा की पुकार है। ये समाज जो कि मूल चरित्र इसका ट्राइबल है और इस मांग को आज के शिक्षित जन को कम से कम समझना चाहिए। साथियों, मैं केवल अनपढ़ और शिक्षित आदमियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस समाज के पढ़े से पढ़े पीएचडी धारक, प्रोफेसर, टीचर्स, एजुकेशन से जुड़े हुए क्लास 1, 2, C, ABC सभी अधिकारियों से बात की है। साथियों, बहुत ज्यादा अज्ञान और नादानी है इस समाज को लेकर के। केवल वही रटी रटाई बातें, पढ़ा लिखा भी वही बोलता है जो अनपढ़ बोलता है और अनपढ़ भी वही बोल रहा है जो पढ़ा लिखा बोल रहा है। यानी कि आज तक भी इन लोगों को कास्ट और ट्राइब में अंतर मालूम नहीं है। मैं एक कार्यक्रम में एक समाज के बहुत बड़े बौद्धिक व्यक्ति से मिला जो कि प्रोफेसर रहे हैं। जब उनको कहा गया कि जब डीवाईसी की पुस्तक उनके हाथ में दी गई तो उन्होंने बिल्कुल साइड में रखते हुए एक बात कही कि नहीं, धानक समुदाय ट्राइबल कैसे हो सकता है, ट्राइबल तो नोमैड्स होते हैं। प्रोफेसर साहब को ये तक आइडिया नहीं है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नोमैड्स, डिनोटिफाइड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कि एक शिक्षित आदमी जब समाज के बौद्धिक स्तर इस स्तर का है तो एक कॉमन मैन की दशा क्या होगी। दूसरी बात, हमने उनको ये पूछा कि हरियाणा में तो अनेक समुदाय नोमैड्स हैं, तो क्या ट्राइब्स हैं? बोले नहीं। तो फिर क्यों नहीं है? क्योंकि जो आप डेफिनेशन बता रहे हो, सच्चाई ये है कि आपने भी ट्राइब की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है और केवल आप जो ये समाज को राजनीतिक रूप से लामबंद करने की जो कोशिश है, इसमें केवल और केवल फायदा व्यक्तिगत है, इसमें निजी स्वार्थ वाले का फायदा, इसमें समाज का कल्याण नहीं है। इनको एक मैंने आवाज ये भी सुनी कि किसी ने कहा कि नहीं, अगर ये शेड्यूल्ड ट्राइब में आ गए तो फिर हमारी सीट चली जाएगी, हम चुनाव कहां से लड़ेंगे। आप समाज में सदा अमर रहने वाले अश्वत्थामा हो क्या? समाज जिंदा रहेगा, आप चले जाओगे। ये कुत्सित प्रयास हमारे समाज के बहुत से लोगों द्वारा किया गया है कि नहीं, अगर एक अलग मांग रख लेंगे तो लंबा संघर्ष करना पड़ेगा और लंबा संघर्ष करेंगे तो उसका फायदा उठाने के लिए हम नहीं रहेंगे। तो फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम क्यों आप किस पाखंड में लेते हैं? बाबा साहब ने तो एक बात कही, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित कहाँ बने? खुद भी आज भी समाज का मूल चरित्र नहीं समझ पाए तो कहाँ की शिक्षा बनी आपकी? रोजी रोटी का तो कारोबार हर आदमी कर लेता है, संगठित तो आप में है ही नहीं। जब एक ही समाज की हजारों संस्थाएं काम कर रही है और जिनका कोई लक्ष्य नहीं है तो किस प्रकार का संगठन है? और संघर्ष से तो आप बचते घूम रहे हो। और कारण यही है कि छोटी छोटी संस्थाएं बना करके, साथियों मैं एक बात बता दूं, कितनी संस्थाएं बना लो, जो ऊपर बैठा है सरकार में, सत्ता में, उसके पास एक्यूरेट डेटा होता है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स होती हैं, CID की रिपोर्ट्स होती हैं, अपना ग्राउंड नेटवर्क होता है, सब चीजें उनको पता होती है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके सामने आप पब्लिक की भीड़ दिखा करके और उसको जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हो वो आपकी कुंडली पहले से जानता है। आपका जितना भी नेटवर्क है, जितने भी संसाधन है, जिस प्रकार से आपने एक्वायर किए हैं, जिस प्रकार की आपकी समाज में इमेज है, किस प्रकार की आपके रिश्तेदारों में इमेज है, ये सारी की सारी बातें उच्चतम शीर्ष स्तर पर बैठे हुए सत्ताधीशों को ऑलरेडी पता होती है। तो कृपया इस अपने वहम में न रहें कि जिस प्रकार से मैं आंखें बंद कर लूं तो पूरी दुनिया को जो है अंधेरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए पिछले 1 साल से हमारी एक छोटी सी संस्था इस बारे में बार बार एक बात कह रही है
बड़ी शर्म की बात है, एक भी समाज के पढ़े लिखे शिक्षित आदमी का एक भी सकारात्मक कमेंट और वाद संवाद की पेशकश हमारे तक नहीं आई है। इसको हम क्या कहें? समाज में अशिक्षा है, या समाज में अहंकार है, या उनके अहंकारों पे चोट लग रही है, या उनके समाज के नाम पे जो हित पूर्ति की जा रही थी उन पे चोट लग रही है। समाज बड़ा है, व्यक्ति कोई बड़ा नहीं है। बड़े बड़े नेता जन्मे और चले गए, समाज आज भी वहीं का वहीं है। बड़े बड़े नामों से कुछ नहीं होगा, आपके अहंकार से बहुत बड़ा है समाज। आपका अहंकार इस समाज के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ये मत समझे कि मैं हूं। जब समाज में संगठन बनेगा, समाज एक संगठन का ही नाम है, तो इस समाज को केवल समाज की दृष्टिकोण से जोड़ा जाए। इस समाज से राजनीतिक एक्सपेरिमेंट ना किए जाएं, जो कि पहले भी किए जा चुके हैं। हमारे समाज के बौद्धिक को जागरूक किया जाए, हमारे समाज के युवाओं को उनके रोजगार के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा और रोजगार पे केंद्रित रहा जाए। और जो हमारे एक स्वाभिमान की आवाज है, जिसमें हमारा स्वाभिमान छिपा हुआ है, जिसमें हमारे समाज का गौरव छिपा हुआ है, वो हमारी एक ही मांग है कि हम ट्राइबल हैं। हमारे समाज की मांग केवल ट्राइबल करने के पीछे केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने का या राजकीय संसाधनों का फायदा लेने की मांग नहीं है। ये ट्राइब होना अपने आप में एक स्वाभिमान की बात है, क्योंकि हम एक जनजाति हैं, और जनजाति एक मूल निवासी एक जाति है जिसका इतिहास किसी भी संस्था से, किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से बहुत प्राचीन है। हम उस समाज का अंग रहे हैं, उस आदिम संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, जो कभी किसी समय पूरे विश्व में किसी पूरी संस्कृतियों में जो आदिम अवस्था में थी, उसी संस्कृति के हम लोग हैं। इसलिए साथियों, मैं बार बार कहता हूँ, नादानी में मत जिए। जो समाज के बौद्धिक हैं, जो समाज के शिक्षित हैं, वो समाज को एकजुट करें, समाज के नाम पे एकजुट करें। आपकी राजनीति आएगा समय जब आप शिक्षितों की राजनीति करेंगे, और शिक्षितों के माध्यम से समाज का ज्यादा से ज्यादा आप कल्याण कर पाएंगे। समाज को एकीकृत करके, सारी संस्थाओं का एकीकृत लक्ष्य करके चलें। और दूसरी बात मैं बार बार देखने में आता हूँ, जब भी संस्थाओं की रैली जयंती मनाने की बात होती है, हम हिसार के धानक हैं, हम रोहतक के धानक हैं, हम सिरसा के धानक हैं। ये बिल्कुल नादानी और बिल्कुल बेवकूफी भरी बात है। एक समुदाय जो बहुत छोटी किस्म जिसकी प्रकृति है, छोटा जिसका आकार है, जिसकी प्रकृति जो है, जिसकी किस्म जो है वो प्राकृतिक रूप से ट्राइबल है, उस आदमी के लिए हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, दिल्ली, हिसार का क्या मतलब है? हम पूरे समाज के जो 52 वर्गों के जो गोत्र वाले हमारे धानक जो लोग हैं, इनके लिए कोई सरहद प्रदेश नहीं है, हमारे लिए कोई बाउंड्री नहीं है, हमारे लिए कोई हिसार, सिरसा मायने नहीं रखता है। हम एक परिवार का हिस्सा हैं, और परिवार में कभी भी प्रादेशिक बाउंड्रीज नहीं आती हैं। ये समाज को तोड़ने के नाम पे जो किए जा रहे हैं हिसार वाले, सिरसा वाले, साथियों मैं अपील करता हूँ, कोई आदमी ऐसा नहीं है हमारे समाज का जिसकी केवल हिसार वालों से रिश्तेदारी हो। हमारे समाज के आदमी जहाँ पर भी है, हमारे लिए समाज महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोई जगह या कोई जिला या कोई स्थान। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ ये जो हमने पूरा विमर्श आपके सामने रखा है, इसके मूल में केवल हमारे समाज की जो वेदना है, व्यथा है, अनेकों प्रकार के जो अनुभव किए गए हैं, उन सभी को समेटते हुए हमने ये संवाद आपके सामने रखा है। फिर मैं आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, इन संवाद का, इस वार्ता का किसी भी प्रकार से कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं है कि ये समाज के किसी व्यक्ति को मद्देनजर रखते हुए ये बात कही गई है, या किसी संस्था को टारगेट करते हुए बात कही गई है। जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नज़र आना चाहिए, उसके भाव को नदारत देखते हुए ही ये सारा डिस्कोर्स आपके सामने रखा गया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया समाज को जितना हो सके शिक्षा और रोजगार पे फोकस कीजिए। समाज के जो गरीब जो लोग हैं, समाज के जो वंचित लोग हैं, उनके कल्याण के लिए सब एकजुट हों। अपने सारे मनमुटावों को, मनभेदों को दूर करते हुए समाज के लिए एक ऐसी योजना बनाई जाए, एकीकृत योजना बनाई जाए, और समाज के वो युवा, शिक्षित युवा जो रोजगार प्राप्त कर चुके हैं और जो अपने आप को एक स्थापित कर चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को समाज हित के लिए सामने आना चाहिए। जितनी ज़्यादा नई ऊर्जा आएगी, समाज की पैसा, समाज की ऊर्जा और समाज का समय सही सकारात्मक कार्यों में लगेगा, ताकि हमारे समाज में जो अनपढ़ता, बेरोजगारी और निर्धनता, जो पिछड़ापन है, इसको जितना जल्दी हम विदा कर सकेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले फिर हमारे एक सामाजिक संवाद की प्रक्रिया में आप लोगों से फिर से रूबरू होंगे। इसी के साथ
धन्यवाद।